मैं लालू जी के साथ भी काम किया। लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे? गए थे। और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संग नागपुर कार्यालय जाइएगा उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज सदन में एक बार फिर आरएसएस का मुद्दा जो है वो वापस उठ गया। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर कटाक्ष करते हुए ये बात कही थी कि अभी अभी आप बीजेपी में आए हैं, आपको आरएसएस नागपुर जाने की जरूरत है। और इस समय आपको बता दें कि उस सवाल का जवाब जो है वो इस वक्त सम्राट चौधरी ने विधानसभा में तेजस्वी यादव को घेरते हुए कहा कि आपको जो है अपनी किस्मत का ताला अगर खोलना है तो आपको आरएसएस नागपुर जाने की जरूरत है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने इसके साथ ही कहा है कि आपके पिता जो है लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो वो पहले आरएसएस गए थे। आपको भी अगर अपने दिमाग का ताला खोलना है, अपनी किस्मत का ताला खोलना है, तो आपको एक बार नागपुर यानी आरएसएस जाने की जरूरत। और इसी प्रकार दोनों में जो है आरएसएस को लेकर जो है बहस छिड़ गई। उसके बाद पहले तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को आरएसएस के मुद्दे पर घेरा था और अब इस वक्त सम्राट चौधरी जो है वो तेजस्वी को जवाब देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि आपको अगर अपनी किस्मत का ताला खोलना है तो आपको आरएसएस जाने की जरूरत है। इन तस्वीरों के साथ किस तरीके से दोनों में तीखी नोकझोंक जो है वो आरएसएस को लेकर हुई, इन तस्वीरों के साथ आपको विधानसभा में लेकर चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, लगभग 10 माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और 28 तारीख से ये सदन चल रहा है। महामहिम राज्यपाल के संबोधन के बाद हम लोगों ने 3 मार्च को राज्य में 2025-26 के लिए वित्तीय बजट का उपस्थापन किया और आज हम विनियोग के तौर पर एक तरह से चाबी लेने आपके बीच में आए हैं कि पूरा सदन की सहमति से चाबी मिले और बिहार के विकास की गति को हम आगे बढ़ाने का काम कर सके। आज बिहार में, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबका प्रयास और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के संकल्प न्याय के साथ, विकास के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। इसमें इस बजट का अहम भूमिका होने वाला है। और आपको अध्यक्ष जी याद होगा, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब पहली बार, और आप तो उसके संयोजक ही रहे, 2004-05 का जो अंतिम बजट आया वो 23,885 करोड़ रुपया था। और आज 2025-26 में जब 3 मार्च को हमने बजट पेश किया तो 3,17,000 करोड़ का बजट हम लोगों ने प्रस्तुत किया। हमारे भाई बता रहे थे और स्वाभाविक है, भाई को पूरा ज्ञान तो अभी बताना ही पड़ेगा कि चीजें क्या होती है। और आपको बताते हुए बड़ा ही स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं, यहां बैठे हैं विजेंद्र बाबू, ये भी वित्त मंत्री के तौर पर रहे, उधर से भी आदरणीय सिद्दीकी साहब भी वित्त मंत्री के हैसियत पर रहे। लेकिन बिहार में पूरी तरह वित्तीय अनुशासन का काम, जो वित्तीय ढांचा है उसको सही रखने का काम किया गया। और जहां 2024-25 में जो अभी बजट चल रहा है, इसमें हम लोगों ने 1121 करोड़ रुपया राजस्व बचत का फैसला लेने का काम किया था। और इस बार यहाँ विजय चौधरी जी भी बैठे हैं, वित्त मंत्री रहे, और इस बार तो हम लोगों ने और इससे बढ़कर 2025-26 के लिए राजस्व बचत का 8,831 करोड़ रुपया रखने का लक्ष्य रखा है। कहां वित्तीय उल्लंघन कहां हो सकता है? और आपको बताना चाहता हूं, पता नहीं कहां से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे
विरोधी दल के नेता ने कहां से स्वरूप लाने का काम किया पता नहीं। मैं बता रहा हूं और इनको जानना चाहिए। अच्छी बात है, जानना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 2 बजट में भी हमारे यहां 22-23 में लगभग 98% राशि हमने खर्चा किया, 98%। और पिछले वित्तीय वर्ष में भी 97% राशि खर्चा किया। और जिस तारीख को मैं बजट ला रहा था, 3 मार्च को जब बजट ला रहा था, तब का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, 84% राशि खर्चा कर चुके और एकदम आश्वस्त करते हैं पूरे विधानसभा को, इस बजट में भी 98 से 99% राशि बिहार सरकार खर्चा करने का काम। और इनको थोड़ा आईना दिखा देता हूं, भाई ये समान है, बहुत छोटे हैं। 2001-2 में क्या बजट का स्थिति था पता है आपको? पूरे बजट का मात्र 23% राशि खर्चा होता था, यही बिहार था। और यह जानना चाहता हूं, देखिए सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, आपको एक एक जानकारी देना पड़ेगा। सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, यह कोई मेरा लिखा हुआ नहीं है, यह सरकार का रिपोर्ट है। और स्वाभाविक है, जो लोग फर्जी होते हैं उनको फर्जी ही लगता है, अब उसमें हमको कुछ नहीं कहना। और यहां बड़ा स्पष्ट है, आज बिहार की चर्चा पूरे देश में होती है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने पिछले दिनों भी कहा कि 2005 के पहले पीएमसीएस था। ये तो पूरा देश जानता है कि पीएमसीएस था। कब बना था ये तो बताइए। पीएमसीएस मैंने बताया, मैं बता रहा हूं, एकदम बताऊंगा, सुन तो लीजिए। मैंने भी अस्थिर होकर आपकी बातों को सुना है। पीएमसीएच 1925 में बना, दरभंगा डीएमसीएच 1946 में बना, और नालंदा मेडिकल कॉलेज 1970 में बना। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जो है एनएमसीएच वो 1970 में बना, और एएनएमसीएच 1979 में बना, और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर 1979 में बना। 1979 के बाद 2005 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। यही तो कह रहा हूं, यही मैं कह रहा हूं कि 1990 से लेकर 2005 तक कुछ नहीं हुआ। यही मैं कह रहा हूं, ये स्पष्ट है। और 2005 के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा, बेतिया का मेडिकल कॉलेज 2008 में नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पावापुरी की मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार की सरकार ने बनाया। पटना में आईजीएमएस को मेडिकल कॉलेज का दर्जा नीतीश कुमार की सरकार ने 2011 में दिया। 2019 में पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया गया। 2020 में मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। और ये आरोप लगाते हैं, मैं जातियों पर राजनीति नहीं करता हूं, एकदम स्पष्ट रहिए। नेता विरोधी दल जी, मैं कोई जाति का विरोधी नहीं हूं, इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं। और मैं समझ लीजिए, कल तक तो विचारधारा नहीं था, कल तक मैं लालू जी के साथ भी काम किया, लालू जी के साथ कोई विचारधारा नहीं था। और हमारे भाई ने पूछा कि कभी संघ कार्यालय गए हैं, नागपुर गए हैं। अरे हम तो ये पूछना चाहते हैं, आपके आदरणीय पिताजी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो चिट्ठी लेने नागपुर गए थे। और जिस दिन, मैं आपको कहता हूं, जिस दिन आप आरएसएस के संघ नागपुर कार्यालय जाइएगा, उसी दिन आपका किस्मत खुल जाएगा। और वहां जाइएगा, आपको दिखेगा, पहला दिखेगा आपको
पहला दिखेगा। वही मैं कह रहा हूं। इसलिए मैंने कहा कि जब आरएसएस के संघ कार्यालय जाइएगा तो आपका इसलिए किस्मत खुलेगा, तो घुटने के साथ आपको दिखेगा यादव निवास। आरएसएस कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है। कोई दूसरा सभी वर्गों की चिंता करता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब तक स्वरूप में था साथियों, इसी प्रदेश में पूरे आप ही के समाज के लोग इस पार्टी को खड़ा किए हुए थे। यहाँ बैठे हैं नंद किशोर जी, लगातार आगे खड़ा करने का काम किए। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूं, लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है, अपराधी को पुलिस ने साफ तौर पर कहा है, अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ काम कर रही है। इसलिए साथियों, आज